आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वायर ट्रांसमिशन लाइन केबल आर लूज, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन के वायर लूज क्यों होते हैं। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिरकार जो ट्रांसमिशन केबल होती है वो किस तरीके से लूज रखी जाती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 2 पोल है। ये हमारा नंबर 1 पोल और ये हमारा नंबर 2 पोल। अब हमारे इन दोनों पोल के बीच में जो केबल जा रही है वो केबल किस तरीके से जा रही है, वो केबल हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। मतलब कि जो हमारी केबल है वो पूरी केबल इस तरीके से टाइट नहीं है, वो हमारी थोड़ी लूज रख रखी है। और दोस्तों यह केबल को कितना लूज रखा गया है, मतलब कि हमारे दोनों टावर पे कनेक्टेड वायर की पोजीशन से हमारी केबल कितनी नीचे है कितनी डाउन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम सैग बोलते हैं। आपने कई बार ट्रांसमिशन लाइन में सैग और स्पैन ये दोनों वर्ड सुने होंगे। तो उसके अंदर जो सैग होता है वह सैग हमें इस बात को ही बताता है कि आखिरकार जो ट्रांसमिशन केबल है वह केबल हमारी कितनी लूज रखी गई है। और अगर हम स्पैन की बात करें तो स्पैन हमें इस बात को बताता है कि आखिरकार ये जो 2 टावर है, ये नंबर 1 टावर, ये नंबर 2 टावर, ये दोनों टावर के बीच की दूरी कितनी है। तो सैग और स्पैन भी आपका इसी वीडियो में ही क्लियर हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे सवाल पे आते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की केबल को लूज क्यों रखा जाता है। तो इसका जवाब आपको सिर्फ इस एक लाइन से पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द पावर ट्रांसमिशन लाइन आर लूज ऑन इलेक्ट्रिकल पोल एंड ट्रांसमिशन टावर। मतलब कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वह हमारे इलेक्ट्रिकल पोल और ट्रांसमिशन टावर पर, क्योंकि यह जस्ट टू अलाउ द वाइब्रेशन एंड द प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर इन मैकेनिकल शॉक। मतलब कि इन केबल के लूज होने से यह केबल हमारी वाइब्रेशन को अलाउ करती है। मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिकल केबल में जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन को होने देती है। साथ ही साथ हमारे कंडक्टर में जो मैकेनिकल शॉक आ सकते हैं, जो मैकेनिकल जर्क आ सकते हैं, उनसे भी हमें यह प्रोटेक्शन देती है। इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ आप एक इस इमेज से देख सकते हो। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो, यह जो इमेज है दोस्तों, यह इमेज हमारे कोल्ड वेदर की है, मतलब कि हमारे ठंडी वाले टाइम की है। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ठंडे इलाके से और साथ ही हमारे इलेक्ट्रिकल पोल के टूट जाने का आपस में क्या लिंक है। तो दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, यह आपको इलेक्ट्रिकल में और बाकी कई जगह काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों हमारे जितने भी मेटल होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं हमारे जो भी कंडक्टर है जो हमारे करंट को फ्लो कराते हैं, इस कंडक्टर में से जब भी हम हीट को पास कराते हैं, मतलब कि जब भी हमारा ये मेटल या कंडक्टर गर्म होता है तो उस समय हमारा ये कंडक्टर और मेटल हमारा एक्सपेंड होता है। सिंपल से शब्दों में मान लीजिए हमारी एक ये मेटल की इतनी रोड है, अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर ये काफी ज्यादा गर्म होगी तो यह रोड एक्सपांड हो जाएगी, ये अपनी जगह से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये इतनी बड़ी हो सकती है। तो इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो यह दोनों ही हमारी मेटल की जो रोड है यह रोड बिल्कुल सेम ही थी, लेकिन यह जो फर्क पड़ गया यह फर्क हमारे हीट करने की वजह से, मतलब कि इस मेटल की रोड के गर्म होने की वजह से हो गया। और दोस्तों सेम यही घटना हमारे इलेक्ट्रिकल के टावर के साथ, हमारी ट्रांसमिशन लाइन और जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं उन सभी के साथ में भी काम करती है। अगर अभी के लिए हम सिर्फ हमारे ट्रांसमिशन टावर की बात करें तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो इन दोनों टावर के बीच में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की केबल है वो सिर्फ एक ही लगी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी हमारा दिन के समय सूरज निकला हुआ है, मतलब कि इस समय सूरज की रोशनी की वजह से हमारी हीट एक्स्ट्रा जनरेट होगी। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी तो अपनी हीट है, लेकिन साथ ही साथ हमारे वेदर के अकॉर्डिंग भी हीट जनरेट होगी। तो इस सूरज के निकल जाने के कारण, हीट जनरेट होने के कारण हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की केबल है, यह केबल आप देख सकते हो इसका जो सैग पोजीशन है वो ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर इस चित्र के अंदर ही आप बाकी की 2 चीजों को और देखो तो यहाँ पे जो ये दूसरा टेम्परेचर बता रहा है ये हमारे नाइट के टाइम का टेम्परेचर बता रहा है। मतलब कि जब सूरज की किरण नहीं होती है, जब रात को हमारी गर्मी नहीं रहती है, तो उस समय हमारी ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग पोजीशन होती है वो अपने आप घट जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि जब भी हमारी कोई मेटेलिक चीज हीट होती है तो उसके कारण वह एक्सपांड क्यों हो रही है, उसमें फैलाव क्यों आ रहा है। तो इसका क्या जवाब है वो भी हम 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी कोई भी मेटेलिक वस्तु हीट होने पर, मतलब कि गर्म होने पर एक्सपांड क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है व्हेन हीट इज एडेड टू सब्सटेंस, मतलब किसी वस्तु पर जब हीट को ऐड किया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम जो होते हैं वो फास्ट वाइब्रेट होते हैं। अब आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता रखा है, हमारी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी कई सारी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। चाहे हम हमारे स्पैन की बात करें, चाहे हम
हमारे इलेक्ट्रिकल के वायर की बात करें, अगर हमारा इतना छोटा सा भी इलेक्ट्रिकल का वायर है, यह इतना छोटा वायर भी हमारे लाखों करोड़ों छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। मतलब कि किसी भी वस्तु को आप कंटिन्यू तोड़ते रहेंगे और उसका जो सबसे लास्ट का छोटा हिस्सा आता है जिसे वो तोड़ नहीं सकते, उसे ही हम एटम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इससे ही रिलेटेड शब्द लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी हम हमारे किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, मतलब कि उससे गर्म करते हैं, तो उसके अंदर जो एटम है ना, वह एटम जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लग जाते हैं, यानी वाइब्रेट फास्टर होने लग जाता है। हमको कोई भी वस्तु स्थिर दिख रही है, अभी आपको ये पेन स्थिर दिख रहा है, आपको हमारे इलेक्ट्रिकल के वायर स्थिर दिखते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं होते हैं, उसके अंदर भी हमारी कई सारी गतिविधि होती है। तो उसमें से एक गतिविधि है, जब वह हमारा हीट होता है, उसके हीट होने के कारण उसके अंदर जो एटम मौजूद है वो एटम काफी ज्यादा फटाफट वाइब्रेट होता है, और इसी एटम के फास्ट वाइब्रेट होने के कारण इन एटम के बीच में जो स्पेस होता है, इनके बीच में जो जगह होती है, वह जगह हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे पहली इमेज के अंदर कई सारे एटम दिखाएं। तो इस पहली कंडीशन में कोल्ड की कंडीशन है, मतलब इस समय हमारी कोई भी हम गर्माहट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एटम ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एटम सब पास पास ही है, इनकी पोजीशन पास पास है। लेकिन जब इसके अंदर हीट जनरेट हो गई, मतलब कि इस वस्तु को गर्म किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एटम ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसके कारण एटम के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी बढ़ चुकी है। तो जब भी हमारे किसी कंडक्टर में हीट बढ़ती है, तो उसके कारण उस कंडक्टर के अंदर उपस्थित एटम में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण ही हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अंदर कभी कभी सैग की पोजीशन उत्पन्न होती है, मतलब कि हमारा सैग ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही सिंपल सी बात इस वीडियो के अंदर थी। इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन की केबल को लूज क्यों रखा जाता है, तो उसका तो सिंपल सा रीजन यही है कि अगर वह ज्यादा टाइट रहेगी, तो उसे टाइट रखने के कारण जब भी हमारी इस केबल के अंदर हीट जनरेट होगी, तो उसके कारण हमारे एटम के अंदर वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने के कारण हमारी केबल में कई सारे जर्क आते हैं, मैकेनिकल जर्क आते हैं, और उसी मैकेनिकल जर्क से बचने के लिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा लूज रखा जाता है। अगर हम इसे लूज नहीं रखेंगे तो क्या घटना हो सकती है, वो आपके सामने ये इमेज के अंदर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं लेना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।